नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के लिए नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या नीति निर्देशक तत्व। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनसे संबंधित भाग, ठीक है, यह संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह आपका संबंधित है भाग 4 से, संविधान के भाग 4 से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद करें अगर हम आर्टिकल की बात, उसके बाद तो अनुच्छेद 36 यानी 36 से 51 तक क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यहाँ पे क्या है अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांत से, और भाग 4 भी किससे संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि कहने का मतलब है भाग 4 और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है आपके नीति निर्देशक तत्व से। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह आपका राज्य का कर्तव्य होता है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अभी इसको बेसिक जानने की क्यों जरूरत पड़ेगी, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से, एग्जाम में पूछता है, इसको सीधे ध्यान रखिएगा। तो नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा आयरलैंड से ली गई है। अगली बात क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग या न्याय योग नहीं है। मतलब कि जो इसमें संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत जितनी बातें हैं उसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर मौलिक अधिकार, जैसे बोलता है ना कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन, ठीक है, या अतिक्रमण होने पर आप न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है यह क्या आपका वाद योग या न्याय योग नहीं है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। चलिए समझेंगे आगे। अच्छा, इसको क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है ना, लोक कल्याणकारी राज्य है, उसकी जो विचारधारा है वह नीति निर्देशक तत्व में पाई जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एक वक्तव्य है किसकी, केटी शाह की। तो केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा। क्लियर, यानी बैंक की सुविधा के आधार पर बैंक को सुविधा होगा तो भुगतान करेगा, करने का मतलब यह है। आगे हम देखेंगे कि अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। किसने, अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 जो है आपका राज्य की परिभाषा है, ठीक है। अनुच्छेद 36 क्या है आपका राज्य की परिभाषा। जैसे अनुच्छेद 12 में क्या है आपका जो मतलब मौलिक अधिकार की क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित परिभाषा है। उसी तरह अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य का अर्थ क्या है, कानून बनाने वाली संस्था से है। जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। यहाँ राज्य जो शब्द है उससे तात्पर्य क्या है, जो कानून बनाने वाली संस्था है उनसे संबंधित है, राज्य की सरकार। तो यहाँ राज्य का मतलब यह है। अनुच्छेद 37 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। क्लियर। तो जो नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रावधान जो हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 38, यह इंपॉर्टेंट करिएगा कि क्या है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। लोक कल्याण वृद्धि, लोक कल्याण मतलब आम जनता के लिए, आम नागरिक के, ठीक है, कल्याण के लिए क्या करेगा, कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। अच्छा, जैसे राज्य की असमानता को कम करने का भी प्रयास करेगा, ठीक है। असमानता समझ रहे हैं ना, असमानता का सेंस यूँ है कि जैसे पुरुषों और महिलाओं में असमानता है देखने को मिलता है, तो इन सब चीज़ों को कम करने का प्रयास करेगा। अब इसी से संबंधित अगला आर्टिकल दे दिया। जैसे आर्टिकल जो है आपका यानी 39, अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि अगर चाहे आप जैसे महिला हैं और आप पुरुष हैं, एक ही काम कर रहे हैं, मान लीजिए 12 घंटे वर्क आप भी कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में 12 घंटे वर्क महिला भी किसी फैक्ट्री में कर रही हैं, तो जो वेतन होगा, जितना वेतन आपको मिलेगा उतना वेतन उनको भी मिलेगा। यही कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन। हालांकि अनुच्छेद 39 जो है यह 39 जो है आपका क्या है, 39D, अनुच्छेद डी के तहत है। डी समझ रहे हैं ना, ए वाला डी, डॉग वाला।
लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट है, और इससे अगर हम इसके उप आर्टिकल की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे 39 से करेंगे तो नागरिकों यानी पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। ठीक है। बी की बात करें तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि आम अच्छे की सेवा के लिए सर्वोत्तम हो। तो कहने का मतलब है इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो एग्जाम में आता है उसको बता रहा हूँ। वैसे तो इसमें जैसे आप देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 है तो 19 में एक ही थोड़ी है, 19 में सब आर्टिकल देखिए, 19 में सब आर्टिकल है, 19 से 1, 19(2) ऐसे करके है ना। चलिए, तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 है। और यहाँ पे क्या है, जैसे दिया है राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था लागू करे। ठीक है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट करिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ग्राम पंचायतों का जो गठन है इसका उद्देश्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, जब सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है। और जब सत्ता का क्या होता है, ठीक है, न्याय का जो सिस्टम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसको हम विकेंद्रीकरण करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ दशाओं में, ठीक है, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में, कौन सा दशा है, वृद्धावस्था, ठीक है, बेकारी यानी बेरोजगारी जो है, अंगहीनता यानी जो दिव्यांग है। ठीक है। तो बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम भी क्या है, वृद्धा पेंशन। देखिए, बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम तथा वृद्धा पेंशन है, ये अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। यह आपका वृद्धावस्था हो गया और ये आपका बेकारी के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम होगा। इंपॉर्टेंट करिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब आपका जो होता है महिलाओं का, ठीक है, बच्चा पैदा करते समय जो क्रिया है उसको प्रसूति बोलते हैं। तो महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा, मतलब जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ हैवी काम दे दिया जाए। ठीक है। तो उनके मतलब स्वास्थ्य को देखते हुए जो स्वास्थ्य के साथ न्याय संगत है उस हिसाब से महिलाओं को काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, जिसको मातृत्व अवकाश के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 43 देख लेंगे। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, मतलब कर्मकारों को इतनी मजदूरी दिया जाए जिससे उनका निर्वाह करने में दिक्कत ना आए। तो इसीलिए क्या किया गया है कि श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, मतलब इतनी मजदूरी उपलब्ध कराए कि जिससे उसको निर्वाह करने में कोई दिक्कत ना आए। तो एक, ठीक है, मजदूरी क्या है, निर्धारित कर देनी चाहिए, या राज्य सरकार करती भी है। मनरेगा कार्यक्रम और कुटीर उद्योग ये आपके अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अगर एग्जाम पूछ ले कि जो मनरेगा कार्यक्रम है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 43। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है, एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड मतलब अब राज्य जो है एक समान कानून बनाए तथा एक समान लागू करे। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। तो पूछेगा कि किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू हुआ था, तो हो जाएगा आपका गोवा। तो आपका, और पूछेगा कि एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड किस आर्टिकल से संबंधित है, तो वह है आपका 44। ठीक है, 44 4 = 4। इसी से याद करिएगा, एक समान सिविल संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। किसके अंतर्गत, 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो है ये अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। क्लियर। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधित हितों को बढ़ावा देगा। तो राज्य क्या करेगा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए अनुच्छेद 46 के तहत ही चला रही है। अच्छा, अनुच्छेद 47 की बात करें, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है।
लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो जाता है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में क्या हुआ था, दारू बंद कर दिया गया था, अनुच्छेद 47 को ही आधार बनाकर। अनुच्छेद 48 देखेंगे, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण, सिंचाई, ठीक है, जो राज्य जो है कृषि विकास के लिए ऋण कर्जा देगा, किसके लिए, सिंचाई के लिए, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था और पशुपालन के विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं के, ठीक है, वध पर प्रतिबंध। पशुपालन के विकास के लिए, ठीक है, और अच्छे नस्लों के पशुओं के वध पर प्रतिबंध भी है। भारवाहक पशुओं के वध पर क्या है, प्रतिबंध लगाया, किस अनुच्छेद के अनुसार, 48। और 48 को क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। राज्य क्या करेगा, वनों को नष्ट होने से बचाएगा तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था करे, ठीक है, अभ्यारण्य, ठीक है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अब देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु का संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल, ये सब क्या है, स्थान के अंतर्गत आ गया, ठीक है, क्या है, ये आपके स्मारक के अंतर्गत आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपके, ये जो है आपके स्मारक हो गए, स्मारक। अब स्थान की बात करें, जैसे कंपनी बाग मतलब कंपनी गार्डन या अल्फ्रेड नोबेल पार्क जिसको बोलते हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या हुआ था, खुद को गोली मार लिए थे, जो इलाहाबाद में स्थित है। तो उसकी बात करें तो वह एक स्थान हुआ, वो हो गया। उसके बाद कह रहा, खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाएगा, ठीक है। तो यह हो गया स्मारक, स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण होने से राज्य क्या करेगा, बचाएगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, यानी कि कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं न्यायपालिका की शक्तियाँ से पृथकीकरण हो, यानी अलग अलग हो, तो ये तो है ही है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ही भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। जो अनुच्छेद 51 है किससे संबंधित है, भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।